स्वागत है आप सभी का भय का सफर में। आज हम आपके लिए 5 डरा देने वाले बड़े दिन के अनुभव लेकर आए हैं जो शायद आपकी ठिठुरती रातों को और भी सिहरन भरी बना दें। तो बिना देर किए आइए डूब जाएं इन कहानियों में। कहानी 1। बर्फ में दबी परछाइयों में तब किशोरावस्था में था और हमारे शहर के सबसे प्रमुख उपासना स्थल में बड़े दिन के बाद के उत्सव का आयोजन होता था। हम लोग उसे बड़े दिन का दूसरा उत्सव कहते थे जो 26 तारीख को मनाया जाता था। इस आयोजन में तरह तरह के कार्यक्रम होते थे। बच्चों की झांकियां, लोकगीतों की प्रस्तुति, तरह तरह के व्यंजन और मिलन समारोह। उस साल मौसम विभाग ने भीषण बर्फीले तूफान की चेतावनी दी थी। बहुत से परिवार तय नहीं कर पाए कि रुकें या जल्दी निकल जाएं। कुछ लोग जल्दी चले गए, कुछ ने रुककर ही त्योहार का आनंद लेने की ठानी। मेरे माता पिता भी शामिल थे उन लोगों में जिन्हें लगा कि थोड़ा जोखिम उठाकर भी इस त्योहार को मनाया जाए। रात होते होते हालत यह हो गई कि भारी बर्फबारी ने सड़कों को ढक लिया। उपासना स्थल में करीब 40 लोग फंसे रह गए, बच्चे, बुजुर्ग, युवा सभी। चूंकि बाहर निकलना असंभव था, हम लोगों ने वहीं रात गुजारने का फैसला किया। अंदर हीटर लगाए गए, रसोई घर से चाय, पकौड़े और अन्य गर्म भोजन की व्यवस्था हुई और हम लोग किसी तरह खुद को आश्वस्त करने लगे कि सब ठीक हो जाएगा। आराधना स्थल में उत्सव की सजावट अभी भी जगमगा रही थी। रंगीन झंडियां, मोमबत्तियां, फूल और बड़े दिन का छोटा सा सजा हुआ पेड़। माहौल उत्सव और बेचैनी के अजीब मिश्रण से भरा था। मैं मंच के पीछे सजावट संभालने में मदद करता था तो मुझे कई बार सुनसान कमरों और गलियारों से गुजरना पड़ता। कभी कभी लगता कि जैसे कोई परछाई सरकती हुई दिखी, पर मैं खुद को समझा लेता कि यह सब थकान का असर होगा। हालांकि रात के करीब 10 बजे एक दोस्त ने मुझे बताया कि किसी को चर्च की पुरानी लाइब्रेरी के पास आहट सुनाई दी है। वह डर कर भागा आया। मुझे लगा शायद वह ज्यादा सोचना शुरू कर चुका है। फिर भी जिज्ञासा के मारे मैं उस ओर गया। लाइब्रेरी में घुसते ही हल्की डरावनी अनुभूति हुई। भारी लकड़ी के रैक, पुराने ग्रंथों की महक और ऊपर टंगी बैंगनी पर्दे वाली खिड़कियां। मैंने सोचा यहां कौन होगा। घना सन्नाटा। मैंने एक कोने में जलती पीली लाइट देखी। शायद वहां कोई मोमबत्ती रह गई थी। पास गया तो देखा कि वह कमरा बंद था, पर अंदर प्रकाश की हल्की झलक मिल रही थी। मैंने दरवाजा खोलना चाहा पर वह जाम जैसा था। 2-3 बार जोर लगाने पर खुला। कमरा पूरी तरह खाली था। फर्श लकड़ी का था और उस पर कुछ ताजे पैरों के निशान दिखे, जैसे अभी अभी किसी ने वहां चहलकदमी की हो। मैं चौंक गया। इधर तो कोई नहीं था, फिर ये निशान कैसे? अचानक किसी ने दरवाजा मेरे पीछे से धक्का देकर बंद कर दिया। मुझे लगा कि यह हवा का झोंका होता, लेकिन हवाएं बर्फ से जमी थीं। इतना तेज झोंका अंदर आ ही नहीं सकता था। मैंने डरते हुए दरवाजे को धक्का दिया। वह टस से मस न हुआ। ठंड और घबराहट के मारे मेरी सांसें तेज हो गईं। तभी मुझे लगा कि कमरे के दूसरे कोने से कुछ सरसराहट की आवाज आई। मैंने मुड़कर देखा। वहां पर एक ऊंची अलमारी थी और उसके पार छाया सी हिलती दिखी। भीतर इतनी कम रोशनी थी कि कुछ साफ दिख नहीं रहा था, पर किसी का एहसास निश्चित था। मैंने जोर से आवाज लगाई, कौन है वहां? कोई जवाब नहीं। फिर वही सरसराहट, मानो कोई आहट हो या कपड़े की रगड़। हर पल मेरा दिल जोर जोर से धड़क रहा था। अचानक लगा किसी ने मेरे कंधे पर हल्के से हाथ रखा। सारा बदन सर्द पसीने से भीग उठा। हिम्मत करके मैंने पीछे पलटकर टॉर्च के हल्के में देखा, पर मेरे पीछे कोई नहीं था। हाथ हट चुका था, लेकिन कंधे पर उस स्पर्श की ठंडक बाकी थी। मुझे लगा जैसे किसी अदृश्य ताकत ने मुझे चेतावनी दी हो कि यहां से चले जाओ। सहसा मेरे कुछ दोस्तों की आवाज बाहर से सुनाई दी। वे मुझे ढूंढते हुए आए थे और दरवाजा धक्का दे रहे थे। उनके जोर लगाने से दरवाजा खुला और मैं जैसे मुक्त हो गया। मैंने तुरंत अपने दोस्तों को कमरे के अंदर के निशान और अलमारी के पास का इलाका दिखाया, लेकिन तब तक पैरों के निशान गायब हो चुके थे। उन्होंने सोचा मैं शायद घबरा गया हूं या मेरी नजर को धोखा हुआ है, पर मैं जानता था कि मैंने क्या महसूस किया। उस हाथ का ठंडा स्पर्श अब भी मेरी नसों में कंपी पैदा कर रहा है। रात को धीरे धीरे सब लोग अलग अलग कमरों और हॉल में लेट गए। कुछ लोग गद्दों पर सो गए, बच्चे अपनी रजाइयों में सिमट गए। बर्फीला तूफान लगातार बढ़ता जा रहा था। हर कोई दुआ कर रहा था कि सुबह सूरज निकले और रास्ते खुल जाएं।
मैं भी अपने माता पिता के साथ प्रार्थना कक्ष के कोने में सोने की कोशिश करने लगा, पर दिमाग में वह रहस्यमय कमरा घूम रहा था। आधी रात को मुझे ठंड महसूस हुई तो मैं उठा, देखा हीटर अब भी चल रहा था, पर कमरे में अजीब तरीके की सर्द हवाओं का एहसास हो रहा था। फिर मुझे लगा कि कहीं दूर से किसी के बोलने की फुसफुसाहट आ रही है। मैंने इधर उधर नजर दौड़ाई, सभी लोग सो रहे थे, केवल मैं जाग रहा था। आवाज इतनी मध्यम थी कि शब्द साफ सुनाई नहीं देते थे, पर लगा कि किसी पुरुष का स्वर है। मैंने हिम्मत करके उठने का सोचा, तभी मुझे दिखा कि छत के जिस हिस्से में क्रॉस लगा था वहां एक हल्का सा अंधेरा और साया सा हिलता दिख रहा था। दिल में अजीब भय था, जैसे कोई अदृश्य आंखें मुझे घूर रही हों। मैं दरवाजा खोलकर गलियारे में आ गया। वहां कुछ मोमबत्तियां जल रही थी। ऐलान की लाइट कभी भी जा सकती है। एक खिड़की के पास से गुजरते हुए मुझे लगा जैसे बाहर बर्फ में कोई खड़ा है, पर रात के घने अंधेरे में कुछ दिखा नहीं। अजीब बात यह थी कि मुझे लगातार लगा कोई मेरे पीछे चल रहा है। मुड़कर देखता तो खाली कॉरिडोर, हवा ठिठुरी हुई, बल्ब की रोशनी कांपती हुई। यहां कुछ तो अजीब था। अगली सुबह तूफान थोड़ा रुका और काफी देर बाद सड़क साफ हुई तो सब लोग वापस लौटने लगे। जाते जाते कुछ लोगों ने भी यही कहा कि उन्हें लगा किसी ने नाम लेकर पुकारा या कोई आहट सी सुनाई दी, किंतु कोई ठोस प्रमाण नहीं था। मैंने अपने एक मित्र से पूछा कि क्या उसने भी किसी परछाई को देखा। उसने कहा कि नहीं, लेकिन उसे ये लाल पताका अपने आप हिलती दिखी, जबकि उस कमरे में कोई हवा आने का रास्ता न था। हम सब ने यह सोचकर मामले को दबा दिया कि शायद ज्यादा सोचना ठीक नहीं, लेकिन उस रात की याद में वह कांपता हुआ कमरा, जमे हुए पदचिह्न, अचानक बंद होता दरवाजा और वह ठंडा हाथ, सब ऐसे रचे बसे हैं कि आज भी रूह कांप जाती है। कई बरस बीत गए। अब भी कभी कभार उस उपासना स्थल जाता हूं तो वह बंद कमरा मुझे याद आता है। वहां अब इतनी भीड़ होती है कि अकेले जाने का सवाल नहीं। कहते हैं कि वहां पहले कभी कोई वृद्ध साधक रहा करता था, जिसका निधन अचानक एक सर्द रात में हुआ था। शायद उसकी बेचैन आत्मा अब भी वहां भटकती हो। मुझे इतना पता है कि बड़े दिन के मौके पर हम खुशी और प्रकाश की उम्मीद करते हैं, लेकिन कभी कभी किसी अनजानी शक्ति का अशांत अस्तित्व से भी सामना हो जाता है, जो हमें यह एहसास दिलाता है कि अदृश्य संसार कितना रहस्यमय है। कहानी 2, शीशे की ओट में छिपा आदमी। यह किस्सा कुछ वर्षों पहले का है, जब मैं और मेरे कुछ मित्र उत्तराखंड के किसी पहाड़ी क्षेत्र में घूमने गए थे। वह जगह बेहद सुंदर थी। चीड़ के जंगल, बर्फ से ढकी चोटियां और एक पुराना पहाड़ी आवास गृह जहां हम ठहरे थे। वह आवास गृह काठ और पत्थर से बना हुआ था, जिसमें पुराने जमाने की गंध सी बसी थी। वयोवृद्ध परिचारक ने हमें बताया कि यह जगह लगभग 100 साल पुरानी है और इसके संस्थापक एक कठोर स्वभाव के दरबारी अधिकारी थे। हम लोगों ने ज्यादा ध्यान नहीं दिया, बस प्रकृति का आनंद लेने पर ध्यान दिया। पहले ही दिन मैंने देखा कि एक लंबे गलियारे में एक विशाल चित्र टंगा हुआ है। उस चित्र में एक मूंछ वाले गंभीर व्यक्ति की मुद्रा थी, जिसके चारों तरफ हिमालय के पहाड़ नजर आ रहे थे। उसके चेहरे पर अजीब सी कठोरता और आंखों में कठोर निगाह थी। मेरे मित्रों को वह चित्र डरावना लगा, लेकिन हमने इसे एक सजावटी वस्तु समझकर नजरअंदाज कर दिया। रात्रि में बढ़ी ठंड, जलता अलाव, पहाड़ों की चांदनी, सब कुछ रोमांटिक लगता था। लेकिन यह विचार हमारे दिमाग में नहीं था कि कुछ ऐसा भी हो सकता है जिसे हम देख नहीं पा रहे। अगले दिन सुबह हम लोगों ने पास के एक पहाड़ी गांव में घूमने का कार्यक्रम बनाया। दोपहर बाद हम लौट आए। जैसे ही वापस आवास गृह में दाखिल हुए, मैंने पीछे लगे बड़े शीशे में एक अजीब परछाई देखी। सोचता था कि यह शायद मेरी ही छवि होगी, लेकिन ध्यान से देखा तो मेरी छवि के बगल में एक और आकृति थी, एक गहरे रंग की सूट जैसी पोशाक में खड़ा कोई व्यक्ति। पर जब मैंने मुड़कर देखा तो वहां कोई न था। मुझे थोड़ा अजीब लगा, मगर सोच लिया कि रोशनी के कारण भ्रम हुआ होगा। रात्रि में हम लोग आवास गृह के भोजनालय में बैठे थे। कुछ स्थानीय व्यंजन खा रहे थे, गर्म चाय पी रहे थे। मैं बार बार उस गलियारे की ओर देखता जहां वह चित्र टंगा था। उसके चेहरे की आंखें जैसे मेरा पीछा कर रही थी। कुछ दोस्त हंस पड़े, कहने लगे कि ये सब तुम्हारे दिमाग की उपज है। शायद चित्र की आंखें इस ढंग से बनाई गई हैं कि देखने पर लगता है कि वह तुम्हें घूर रही है। उस रात मुझे नींद नहीं आई।
मेरे कमरे की खिड़की से हिमालय के शिखर दिखते थे, बर्फ चमचमा रही थी। घड़ी में करीब 2 बज रहे थे जब मुझे लगा कि बाहर गलियारे में किसी के कदमों की आहट हो रही है। मैं उठा और दरवाजा खोलकर देखा। थोड़ा सा दिया जल रहा था पर कोई नहीं था। तभी मेरी नजर उस चित्र पर गई। लगा कि उस आदमी की मुद्रा बदल गई है। पहले वह सीधे देखकर खड़ा था, पर अब जैसे उसके होंठ कुछ टेढ़े से हो गए हों। एक पल को तो लगा कि मैं कोई भयानक सपना देख रहा हूं। मैं पास पहुंचा, देखा कि चित्र में कांच पर एक दरार सी है जो पहले नहीं थी। मुझे बेहद डर लगा कि कहीं यह संकेत तो नहीं। सुबह मैंने आवास गृह के परिचारक को सारी बात बताई। वह चुप हो गया, मानो कोई राज छिपा रहा हो। थोड़ा कुरेदने पर उसने बताया कि यह चित्र उन्हीं पुराने मालिक का है जिनकी मृत्यु बड़े दिन की रात को हुई थी। कहते हैं कि वह व्यक्ति बहुत सख्त, क्रूर और अजीब था। लोग कट्ठा है कि उसकी आत्मा यहाँ अटकी हुई है और हर बड़े दिन के सीजन में कुछ न कुछ अजीब घटना घट जाती है। मैंने सिहर कर पूछा, ये सब क्यों होता है? परिचारक ने बस इतना कहा, कभी कभी बुरे लोगों की रूह को चैन नहीं मिलता। हम लोग वहां कुल 3 दिन रुके। तीसरी रात को मैंने कुछ ऐसा देखा जिससे मेरी रूह कांप गई। करीब आधी रात फिर मुझे नींद नहीं आ रही थी। मैंने सोचा हवा खाने बाहर बरामदे में चला जाऊं। वहां से साफ दिखता था कि बर्फ गिर रही है, ठंड तेज है, लेकिन दिल का डर मुझे कहीं ज्यादा सता रहा था। तभी मुझे लगा कि चित्र वाला व्यक्ति ठीक मेरे पीछे खड़ा है। हालांकि मुझे उसकी छाया मात्र पर शक हुआ। दिल तेजी से धड़क उठा। मैंने मुड़कर देखा, कोई नहीं, लेकिन शीशे में मुझे उस आदमी का चेहरा दिख रहा था। वही सख्त नजरें, ठंडी निगाह। ऐसा लगा मानो वह जिंदा है और शीशे के पार खड़ा है। मैं तेजी से भागा और अपने दोस्तों को जगाया। सबने मेरे साथ गलियारे में जाकर देखा तो चित्र साधारण लगा, कोई बदलाव नहीं दिखा। वे बोले कि मैं डरा हुआ हूं, थका हुआ हूं, तो मुझे भ्रम हो रहा है। मगर मैं जानता था कि मैंने क्या महसूस किया। आखिरकार हम लोगों ने तय किया कि अगली सुबह ही लौट जाएंगे। बड़े दिन की शाम को हम औपचारिक रूप से किराया चुकाकर जा ही रहे थे कि मुझे लगा किसी ने मेरा नाम पुकारा। एक भारी गूंजदार स्वर जैसे पहाड़ों में गूंजता हो। मैंने पलटकर देखा, गलियारे में वह चित्र टंगा था, मानो उसकी आंखों में कोई सवाल हो। मैंने बिना कुछ सोचे समझे अपने पैर वहां से बाहर निकाल लिए। उसके बाद से मैं वैसी जगहों पर जाने से घबराता हूं जहां किसी पुराने मालिक या राजा बादशाह की तस्वीर टंगी हो। लगता है न जाने वह निगाहें किसी भी क्षण जीवित हो जाएं। और जब भी बड़ा दिन आता है उस आवास गृह की याद आ जाती है। वह सर्द रात, पहाड़ियों की आवाज और शीशे में दिखती वह भयानक परछाई जो मेरे दिल में हमेशा के लिए बस गई। कहानी 3। अनोखा गायक। यह घटना मेरे बचपन की है, जब मैं अपने माता पिता और छोटी बहन के साथ एक छोटे से हिमाचली कस्बे में रहता था। यह कस्बा वैसे साल भर काफी शांत रहता था, पर बड़े दिन के आसपास रंग बिरंगी रोशनियों से चहक उठता था। घरों में हलवा, गाजर का मीठा पकता था और हर कोई मिलजुल कर मिठाइयां बांटता था। हमारे घर में भी उत्सव की तैयारी चरम पर थी। कमरे में छत से लटके कागज के फानूस, दीवारों पर माला और मुख्य मेज पर सजा हुआ देव प्रतिमा का ऑल्टर सा, सब कुछ उत्साह से भरा था। उस साल 24 दिसंबर की शाम को हमारी पड़ोस की एक बहुत प्यारी महिला सुशीला आंटी का निधन हो गया। वह हमेशा लोगों को अपने हाथ से बना गुड़ वाला हलवा बांटती थी, बच्चों को कहानियां सुनाती थी। उनके जाने से सारे मोहल्ले में उदासी फैल गई। मेरे माता पिता भी गमगीन माहौल में थे। मैंने पहली बार बड़े दिन की पूर्व संध्या को इतना शांत और निराश देखा। उस रात करीब 9 बजे बिजली चली गई। चारों ओर अंधेरा छा गया। हम लोग मोमबत्तियों का इंतजाम करने लगे। माँ पिताजी कुछ जरूरी सामान लेने बाहर गए। मैं और मेरी बहन घर में रहे। थोड़ी देर बाद दरवाजे पर एक धीमी सी दस्तक हुई। हम आला भाव से अचंभित, इतनी ठंड में बिजली के बिना कौन आएगा। मैंने दरवाजे की ओर देखा, पर जाने क्यों दिल में अजीब सा डर महसूस हुआ। दस्तक फिर हुई। मेरी बहन ने कहा, शायद कोई मदद मांगने आया हो। मैंने हिम्मत करके झिर्री से बाहर झांका। बाहर सिर्फ एक धुंधली परछाई दिखी और कोई आवाज नहीं। तभी एक धीमा, रुक रुक कर गाया जा रहा भजन सा सुनाई दिया। ऐसा लगा जैसे कोई पुराने ढंग का भक्ति गीत या बड़ा दिन का भजन गा रहा हो। स्वर काफी टूटा फूटा था, पर उसमें एक अजीब आकर्षण भी था। मैंने बहन को रोका, रुको, दरवाजा मत खोलो। पर वह कहने लगी कि हो सकता है कोई राहगीर हो जो शीत में ठिठुरा हुआ है। मैंने दरवाजे की झिर्री से टॉर्च मारी तो देखा कि वह महिला जैसी आकृति थी, पतली छरहरी, बाल खुले हुए, बिना किसी गर्म कपड़े के। ये देख मेरी रूह कांप गई। कौन इतनी सर्दी में बिना स्वेटर, बिना कंबल के खड़ा होगा? और चेहरा
मुझे यकीन नहीं हुआ कि वह चेहरा सुशीला आंटी से कितना मिलता जुलता लगा, पर यह तो असंभव था। उनका उसी दिन निधन हुआ था। मैं घबरा गया। वह आकृति फिर से धीमे स्वर में वही भजन गाने लगी जिस सुर में सुशीला आंटी अक्सर गुनगुनाती थी। मेरा दिल दहल उठा। घबराहट में मैंने लाइट बंद कर दी, मोमबत्ती की जलती लौ को बुझा दिया और बहन को इशारे से चुप रहने को कहा। हम दोनों दीवार से सटकर सांस रोके खड़े रहे। कुछ क्षण बाद हमें लगा सामने वाले बरामदे के फर्श पर आहट हुई, जैसे वह आकृति वहां से चली गई हो, पर अविश्वसनीय डर मन में गूंज रहा था। काफी देर बाद माता पिता लौटे। बिजली भी आ गई थी। हमने उन्हें यह बात बताई तो उन्होंने कहा कि जरूर कोई भिखारी होगा या कोई मदद मांगने आया होगा, लेकिन हमने जो देखा वह किसी भिखारी के बस का नहीं लगा। अगले दिन सुबह मैंने बरामदे में कदमों के निशान खोजने चाहे, मगर रात में हल्की बर्फ गिर चुकी थी तो कोई निशान नहीं मिले। मोहल्ले में भी किसी ने किसी अजनबी को नहीं देखा। हालांकि 2-3 और लोगों ने बताया कि रात करीब उसी समय किसी स्त्री का गाने का स्वर सुनाई दिया था, पर कोई समझ नहीं पाया कि वह कौन थी। उस बड़ी दिन की शाम को जब हम प्रार्थना के लिए जमा हुए, मैंने मंदिर के कोने में एक मोमबत्ती देखी जो अनायास जल रही थी। मां के पूछने पर पता चला कि किसी ने क्रियाकर्म के समय सुशीला आंटी के नाम एक मोमबत्ती जलाई थी। मुझे याद आया उनका चेहरा, उनकी आवाज, उनकी सौम्यता। मन में अजीब असमंजस था। क्या वास्तव में उनकी आत्मा घर घर जाकर आखिरी बार भजन सुना रही थी, या यह सब हम लोगों के दिमाग का छलावा था? पर आज भी मेरे जहन में वह टूटी फूटी गाता स्वर गूंजता है जो ठंडी रात के सन्नाटे में भयानक भी था और करुण भी। शायद कुछ रूहें बड़े दिन के उल्लास को छोड़कर जा नहीं पाती और वही त्योहार उनका संदेश वाहक बन जाता है। कहानी 4, पेड़ के नीचे मिला खौफनाक उपहार। यह वाकया मेरे चचेरे भाई राजीव के घर में घटा। जब मैं और वह दोनों कॉलेज के छात्र थे। हमारे दादा दादी का पुराना घर उत्तर भारत में एक छोटे शहर में था, जहां पूरा कुनबा इकट्ठा होता था बड़े दिन के मौके पर। उस घर के अटारी में पुराने जमाने की ढेर सारी चीजें जमा थीं। पुरानी तस्वीरें, लकड़ी के बक्से और जाने कितनी यादें। हम दोनों उत्साह में अटारी की सफाई में लगे थे कि कोई दिलचस्प चीज हाथ लगे। वहां अंधेरा रहता था, बस एक पीली बल्ब की रोशनी। खोजते खोजते हमें एक पुराना धातु का बक्सा मिला जिस पर कुछ अंग्रेजी जैसे उकेरा हुआ था। हम यहां उसे उल्लेख भी नहीं करेंगे क्योंकि हमें केवल हिंदी में बात रखनी है। हमने जैसे तैसे उसे खोला। अंदर कुछ कागजात, पुराने किस्म के आभूषण और कुछ धागों के गुच्छे निकले। सबसे नीचे एक पत्र मिला जिस पर बड़े दिन की तारीख लिखी थी और वह लगभग 50-60 साल पुराना लग रहा था। उसमें लिखा था, तुम्हारी याद मुझे चैन नहीं लेने देती। हर बड़े दिन की रात भी मुझे तुम्हारा चेहरा दिखाई देता है। आगे कुछ शब्द झड़े हुए थे। आखिर में लिखा था, मेरे अपराध का प्रायश्चित शायद तुमसे मिली माफी ही करेगा, पर तुम्हारी परछाई मेरा पीछा नहीं छोड़ती। हम दोनों सिहर गए। पत्र में जिस नाम का जिक्र था वह हमारी पारिवारिक वंश परंपरा में कहीं नहीं सुनाई दिया था। दादा दादी के पास इतने बड़े परिवार में कौन कौन लोग रहे यह जानना मुश्किल था, पर पत्र से लगा कि किसी प्रेम या अपराध से जुड़ी कोई काली याद थी। हमने वह पत्र वापस रख दिया और किसी को कुछ नहीं बताया, यह सोचकर कि कहीं घर में बेवजह हंगामा न हो जाए। इसी शाम को घर के आंगन में एक बड़ा पेड़ था जिसे हमने मिलकर एक पारिवारिक परंपरा के तहत सजाया। गोल रंगीन कांच की लड़ियां, खिलौने, मोमबत्ती की लड़ियां लटकाई गईं। रात को सब इकट्ठा हुए, पारंपरिक व्यंजन बने और माहौल गुनगुना हो गया। तभी परिवार ने तय किया कि पेड़ के नीचे सभी लोग अपने अपने उपहार रख दें जो अगली सुबह सब खोलेंगे। हम लोग काफी उत्साहित थे। रात को सब सोने चले गए। सुबह उठकर जब हम उन उपहारों को खोलने लगे तो मेरी नजर एक अजीब पैकेट पर गई। वह पत्तों में लिपटा था, जैसे किसी ने कागज की जगह पेड़ के पत्तों का इस्तेमाल किया हो। उस पर कोई नाम चिन्ह नहीं था। मैंने सबको पूछ लिया, यह किसने रखा? कोई जवाब नहीं मिला। जिज्ञासा के साथ मैंने खोला तो उसके अंदर वही पत्र था जो हमने अटारी में देखा था, लेकिन इस बार उसके साथ एक पुरानी सफेद दुपट्टे जैसी चीज लिपटी हुई थी जो जगह जगह से फटी हुई थी। दुपट्टे पर लाल रंग के धब्बे थे, जैसे कभी बहुत पुराना खून हो।
मैं हक्का बक्का रह गया। बाकी लोग भी डर गए। सब पूछने लगे, यह कहां से आया? अटारी वाला बक्सा तो बंद है। मैंने राजीव की ओर देखा, वह भी अवाक था। हमें समझ नहीं आ रहा था। परिवार के बुजुर्ग भी परेशान हो उठे। दादी के चेहरे पर हवाएं उड़ने लगीं। वह बोली कि यह दुपट्टा किसी पुरानी घटना से जुड़ा है, पर उन्होंने आगे कुछ नहीं बताया। बस इतना कहा कि उस कालखंड में परिवार में कोई दुर्घटना हुई थी, जिसके बाद बड़े दिन की रात कुछ अनहोनी घट गई थी। आसपास के कुछ रिश्तेदारों ने भी अजीब बेचैनी महसूस की। किसी ने कहा, पेड़ के करीब रात में एक स्त्री की छाया देखी गई थी जो रो रही थी। उस शाम हम दोनों भाई अटारी में फिर गए। देखा कि वह धातु का बक्सा उसी जगह कैसे पड़ा है, पर यह क्या, अब वह खाली था। सारे कागजात, आभूषण, कुछ भी नहीं था। सिर्फ अंदर धूल और मकड़ी के जाले, मानो कोई अदृश्य शक्ति उसे रात में खोलकर अपना काम कर गई हो। महीनों बाद भी हमें समझ नहीं आया कि वह अतृप्त आत्मा कौन थी और किस बात का प्रायश्चित चाहती थी। पर उस दिन से परिवार ने बड़े दिन पर उस अटारी को हमेशा के लिए बंद कर दिया। कोई भी वहां नहीं जाता। मैंने अपनी आंखों से वह खौफनाक उपहार देखा था। उस खून से सने दुपट्टे को छुआ था, जो शायद किसी पुरानी पीड़ा की निशानी था। अब सोचता हूं कि हमारी खुशियों की सतह के नीचे सदियों पुरानी दुखद कहानियां भी दबी रहती हैं, जो किसी खास दिन पर जीवित हो उठती हैं। कहानी 5, पागलपन में छिपा रहस्य। यह अंतिम घटना कुछ साल पहले की है, जब मैं कॉलेज में था और सर्दियों की छुट्टियों में एक दूर दराज के धार्मिक स्थल के पास काम कर रहा था। वहां एक छोटा सा दान पेटी स्टोर था, जहां श्रद्धालु कुछ चढ़ावा या खाद्य सामग्री ले जाया करते थे। बड़े दिन के दिनों में वहां सांस्कृतिक उत्सव भी होता था। मैंने वहां अस्थायी रूप से नौकरी कर रखी थी, ताकि कुछ पैसे कमा सकूं। जगह शांति से भरी थी। आसपास पहाड़, देवदार के जंगल और कुछ पुरानी इमारतें। एक दिन 23 दिसंबर को मैं रात की ड्यूटी करके थका हारा अपने किराए के कमरे में लौटा। वह कमरा एक पुराने मकान की ऊपरी मंजिल पर था। मकान मालिक बुजुर्ग थे, पर काफी सीधे साधे। आधी रात को सोने की तैयारी करते हुए मैंने बाहर तेज हवा की आवाज सुनी। लगता था तूफान आने वाला है। मैंने खिड़की बंद कर ली। थोड़ी देर बाद किसी ने नीचे दरवाजा खटखटाया। मकान मालिक से किसी ने दरवाजा खुलवाया होगा। मुझे लगा कोई देर रात आया होगा। अगली सुबह मैंने मकान मालिक को एक अजनबी के साथ देखा। वह दुबला पतला आदमी था। नाम था मुकुंद। उसकी आंखों में डर और बेचैनी दोनों थे। मकान मालिक ने बताया कि वह रास्ता भटक गया था। गाड़ी कहीं फंस गई तो रात में शरण लेने आया। मुकुंद ने खुद को बड़ी मुश्किल से संभाला हुआ था। वह कांप रहा था। मैंने उससे पूछा कि क्या हुआ। उसने हीली आवाज में बताया कि उसे लगा कोई उसका पीछा कर रहा है। मैंने सोचा शायद उसका मानसिक संतुलन ठीक नहीं। वह बार बार कहता था, बड़े दिन के दिन अक्सर वह मेरे पीछे पड़ जाती है। वह साया, वह बला मुझे नहीं छोड़ती। सुनकर अजीब सा लगा। सोचा यह व्यक्ति गहरे अवसाद या परेशानी में है। शाम को जब मैं काम से लौटा तो मैंने देखा मुकुंद घर के बरामदे में अकेले बैठा है। मैं उसके पास गया, चाय का कप लिया। सोचा 2 शब्द बात करूं। उसकी हालत बहुत अजीब थी। वह रह रहकर आसपास देखता, मानो कोई अदृश्य ताकत उसे घूर रही हो। मैंने पूछा, क्या तुम सचमुच महसूस करते हो कि कोई तुम्हारा पीछा कर रहा है? इस पर उसकी आंखों में भय उमड़ पड़ा। बोला, मैं बचपन से भागता आ रहा हूं। हर बड़े दिन की रात मुझे वही भयानक आवाजें, दरवाजे खुद ब खुद खुलना, अजीब परछाइयां। लगता है मैंने कोई अपराध किया हो जिसका दंड मुझे मिल रहा है। उस रात तूफान बढ़ गया। मकान लाइट चली गई। हम अंधेरे में कुछ मोमबत्तियों के सहारे बैठे थे। तभी मकान की सीढ़ियों पर किसी के चढ़ने की धड़धड़ाहट सुनाई दी। लगा जैसे कोई बेतहाशा भागकर ऊपर आ रहा हो। मैं दौड़ता हुआ बाहर निकला, पर सीढ़ी खाली थी। मुकुंद भी वहीं आ गया। उसकी आंखों में डर था। हम दोनों इधर उधर टॉर्च चमकाने लगे। कोई नहीं था। मकान मालिक और उनकी पत्नी भी चौंक कर उठ गए। सबने खोजबीन की, कुछ हाथ न लगा, मगर मन में अजीब सी दहशत ठहरी रही। रात को मैं अपने कमरे में जाकर पड़ गया। आधी नींद में था कि दरवाजे पर खरोंचने की आवाज आई। ऐसा लगा जैसे कोई नाखून से दरवाजे को खुरच रहा हो। मैं डरते हुए उठा। कौन है? कोई जवाब नहीं। मैंने हिम्मत करके दरवाजा खोला, पर 2:30 बजे की सर्द हवा के अलावा कुछ नहीं था। बरामदे में अंधेरा और सन्नाटा।
अभी मैं दरवाजा बंद करने ही वाला था कि मुझे लगा किसी ने फुसफुसाकर मेरा नाम पुकारा। सारा खून जम गया। जल्दी से भीतर चला गया और कुंडी लगा ली, पर उस फुसफुसाहट ने मुझे पूरी रात सोने नहीं दिया। अगली सुबह मुकुंद फिर कहीं निकल चुका था, जैसे अचानक गायब हो गया हो। मकान मालिक भी हैरान थे कि वह किराया भी पूरा नहीं चुका पाया और इतनी ठंड में कहां निकल गया। मैंने बस अपने आप को समझाया कि शायद वह मानसिक परेशानी से जूझ रहा था, कहीं भाग गया हो। पर मन के किसी कोने में शक था कि कहीं वह जिस प्रेत वस्तु से डरता था वही उसे उठा न ले गई हो। मन कांप गया। सबसे विचित्र बात यह रही कि कुछ दिनों बाद, बड़ा दिन बीतने के बाद, मकान की दीवारों पर अजीब निशान मिले, मानो किसी ने उंगलियों से खरोंचें भरी हो। मकान मालिक ने मुझसे पूछा कि क्या मैंने देखा कि मुकुंद ऐसा कर रहा हो, पर मैंने तो कभी नहीं देखा। वे निशान सामने उभर आए, लंबे गहरे खरोंच के। वह स्मृति आज भी मेरे दिल को दहलाती है। सोचता हूं कहीं वह निशान उसी अदृश्य साये के तो नहीं जो मुकुंद का पीछा कर रहा था। बड़े दिन का त्योहार हम सबके लिए खुशियों का प्रतीक माना जाता है, पर कभी कभी कुछ आत्माएं या अंधेरी ऊर्जा उस रोशनी को भी धुंधला कर देती है। इन सभी कहानियों ने मुझे यही सिखाया कि छुट्टियों और उत्सवों के मौसम में जब सब अपने अपने परिवारों के बीच आनंद मना रहे होते हैं, तब भी उन परछाइयों का कोई त्योहार नहीं होता। वे बेचैन आत्माएं या अनजानी शक्तियां अपनी मौजूदगी दर्ज कराकर चली जाती हैं, हमें एक अजीब सा भय सौंपकर, जो दिल को अनजाने सवालों से भर देता है। जाते जाते यही कहूंगा, अपने इर्द गिर्द सजावट और मेल मिलाप के माहौल में भी सावधान रहें, क्योंकि कभी कभार हम नहीं जानते कि संतोष और गर्मजोशी के नीचे कैसी रहस्यमय घटनाएं दुबकी हो सकती हैं। आपको आज की कहानियां कैसी लगी? नीचे टिप्पणी करके बताइए कि आपको कौन सी कहानी का कौन सा हिस्सा सबसे ज्यादा डरावना लगा। साथ ही हमारे चैनल भय का सफर को पसंद कीजिए, इसे अपने दोस्तों के साथ साझा कीजिए और सदस्य बनिए। अगले प्रसारण में फिर मिलेंगे किसी नए भयावह सफर के साथ। तब तक सुरक्षित रहें और अपने आसपास होने वाली अनजानी हलचलों पर नजर रखें।